गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट बुक ज्ञान तथा पाठ्यक्रम के अंतर्गत 5 यूनिट आज पढ़ेंगे। इसका टॉपिक का नाम है पाठ्यक्रम संपादन में शिक्षक की भूमिका एवं बाह्य अभिकरण। कि पाठ्यक्रम में शिक्षक की क्या भूमिका है और शिक्षक के अलावा कौन कौन से अभिकरण इसके साथ काम करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कि शिक्षक द्वारा पाठ्यक्रम के संदर्भ में संपादन व अपने दायित्व का वह निर्वहन करता है। जैसे एक प्राथमिक कक्षा का शिक्षक विज्ञान विषय के संबंधित एक प्रकरण को लेकर पढ़ा रहा है, तो वह क्या करेगा कि उस प्रकरण के संदर्भ में कोई चीज, किसी चीज वस्तु को बताना है कि कौन सी वस्तु या चीज सजीव है या निर्जीव है, तो वो क्या करेगा कि चित्र के माध्यम से बोर्ड पर एक जानवरों का डायग्राम बना के बच्चों को बताएगा और बताएगा कि ये जो जानवर है ये सजीव है, और विद्यालय में उपस्थित टेबल कुर्सी को दिखाते हुए बताएगा कि ये चीजें निर्जीव है। जिससे क्या होगा कि विद्यार्थी को पढ़ने में रुचि भी उत्पन्न होगी और पाठ्यक्रम का सरल रूप भी हमारे सामने आ जाएगा। इसके अंतर्गत शिक्षक अपनी भूमिका इस प्रकार निर्वहन करता है। इसके साथ साथ कौन कौन से अभिकरण है जो इसका संयोग करते हैं वह निम्नलिखित रूपों में है, जिसमें है पहला परिवार की भूमिका। कि परिवार पाठ्यक्रम संपादन में अपनी भूमिका कैसे अदा करता है। तो परिवार की भूमिका परिवार कैसे अदा करेगा कि जब शिक्षक द्वारा गृह कार्य या प्रायोगिक कार्य बच्चों को दिए जाते हैं, तो परिवार उन बालक बालिकाओं को अपना गृह कार्य समय पर घर पे कराएंगे। जिससे क्या होगा कि जो बालक है समय पर तो अपना कार्य कर ही रहे हैं, इसके अलावा क्या होगा कि शिक्षक को भी उसमें सहायता मिलेगी और शिक्षक और जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ में सहयोग उत्पन्न होगा और परिवार के लोग जो विद्यालय में जो गतिविधियां होती है उसके प्रति वो सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकेंगे। तो ये है परिवार की भूमिका। अब सेकंड है हमारा समाज की भूमिका। कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत समाज की क्या भूमिका होती है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप करना चाहिए। अगर पाठ्यक्रम समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा तो पाठ्यक्रम सरल होगा। अगर पाठ्यक्रम का निर्माण हम समाज की गतिविधियों या सहगामी क्रियाओं के अनुरूप नहीं करेंगे तो होगा उसमें कठिनाई आएगी और शिक्षक और समाज के मध्य विवाद हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए कि समाज के गतिविधियों के अनुरूप या समाज में जो भी क्रियाएं गतिविधियां होती हैं उनके अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तीसरा है हमारा सांस्कृतिक संगठनों की भूमिका। कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत सांस्कृतिक संगठन है उनकी क्या भूमिका रही है। कि जब किसी सांस्कृतिक संगठन द्वारा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं संस्कृति के अनुकूल है तो क्या है कि जो विद्यालय हैं शिक्षक दोनों आपस में एक गतिविधि साथ कार्य करते हैं। अगर सांस्कृतिक संगठन ही विद्यालय के अंतर्गत नहीं चल रहा है तो उन्हें आपस में कोई तालमेल नहीं बैठ पाता तथा अपेक्षित सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में विद्यालय व सांस्कृतिक संगठन भी साथ साथ कार्य करते हैं और प्रत्येक गतिविधि में क्या होता है शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जो शिक्षक की गतिविधियां हैं पाठ्यक्रम समाज की तात्कालीन संगति के विपरीत होते हैं, तो सामाजिक संगठन का विद्यालय और शिक्षक के प्रति क्या होगा नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाएगा। अब चौथा है हमारा प्रौद्योगिक संगठनों की भूमिका। इसके अंतर्गत क्या होता है विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिक संगठन भी शिक्षक के पाठ्यक्रम संबंधित अपने दायित्व को निर्वहन करने की भूमिका अदा करते हैं। जैसे सीडी वीसीआर, इसके माध्यम से क्या होता है कि पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। जैसे सीडी प्लेयर तैयार करना, इससे क्या होगा कि जो पाठ्यक्रम है और जो सहगामी क्रियाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए तकनीक संसाधनों की पूर्ति प्रौद्योगिक संसाधनों द्वारा की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रौद्योगिक संगठनों की भी भूमिका होती है।
5वां पॉइंट है हमारा धार्मिक संस्थाओं की भूमिका। कि धार्मिक संस्थाएं हैं उनकी भूमिका पाठ्यक्रम के अंदर क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो क्या करती हैं कि छात्रों को अपने नैतिक कर्तव्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और जब बालक नैतिक कर्तव्य की ओर बढ़ जाता है तो पाठ्यक्रम पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होती हैं उनको उपलब्ध कराने का ये पुण्य प्रयास करती है। और जो धार्मिक नीतियां होती हैं वो अधिगम को सरल व उच्च बनाने के लिए प्रेरित करती है। अब छठा पॉइंट है हमारा प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका। कि प्रशासनिक संस्थाओं की क्या भूमिका है पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो पाठ्यक्रम की जो भी समस्या है उसको समाधान करने के लिए प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका होती है। जैसे VCR, CD प्लेयर आदि बनाकर क्या करते हैं, इनकी समस्या को वे सुनते हैं। और विद्यालय के लिए विद्युत की आवश्यकता जो होती है तो प्रशासनिक संस्था द्वारा उन्हें प्रदान की जाती है। और प्रशासन द्वारा जो भी आदेश प्रदान किए जाते हैं उन धन प्राप्त करके विद्यालयों में विद्युतीकरण भी इसके द्वारा ही कराया जाता है। अब 7वां है समाचार पत्रों की भूमिका। पाठ्यक्रम के अंतर्गत समाचार पत्रों की भूमिका और पत्र पत्रिकाओं की भूमिका सेम ही है। इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक की जो भी समस्याएं होती है, पाठ्यक्रम को लेकर समस्या होती है, वे इन समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कर देते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है कि शिक्षक अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट लाता है और पाठ्यक्रम को सरल बना के वह छात्रों को पढ़ाता है। ठीक है, हाँ, तो ये होता है हमारा 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट है हमारा पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्थाओं की भूमिका। कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्थाएं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके माध्यम से क्या होता है कि समय समय पर विद्यालय में होने वाले प्रोग्राम के साथ साथ पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो शिक्षक है अपने आप को आत्मगौरवान्वित तथा या प्राउड महसूस करता है और अपनी गलतियों को भी सुधार करता है कि उसने पाठ्यक्रम में बच्चों को क्या पढ़ाया क्या नहीं। और जो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उन्हें भी पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिससे क्या होता है कि अन्य शिक्षक भी उन्हें देखकर पाठ्यक्रम संबंधित दायित्व को पूर्ण करने में अपना योगदान प्रदान करते हैं। 10वां पॉइंट है हमारा स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई स्वयंसेवी संस्थाएं यानी NGO ये भी विद्यालय में अपना योगदान प्रदान करती है। ये क्या करती है कि अपनी समस्या को विद्यालय में आके बताती है और शिक्षक और स्वयंसेवी संस्थाएं आपस में विचार विमर्श करते हैं और जो उनकी समय समय की जो रिपोर्ट है वो भी इन्हें आकर दी जाती है। 11वां पॉइंट है हमारा शोध संस्थाओं की भूमिका। कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत समय समय पर शोध कार्य किए जाते हैं और जैसे शोध कार्य के आधार पर भी निकाला गया है कि प्राथमिक कक्षा के अंतर्गत हमें खेल, कहानी, कविता संबंधित गतिविधियों का समावेश करना चाहिए। ये इसके अंतर्गत शोध करके बताया जाता है। 12वां है हमारा नवाचारों की भूमिका। कि पाठ्यक्रम संपादन में नवाचारों की भूमिका भी होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे सूक्ष्म शिक्षण कौशल, दल शिक्षण जो तकनीकी है, शिक्षण तकनीक का उपयोग करके छात्रों की जो शैक्षिक समस्याएं होती हैं उनका समाधान छात्रों की सहायता से किया जाता है। ये है हमारे पाठ्यक्रम संपादन में शिक्षक की भूमिका व बाह्य अभिकरण की भूमिका। इनका वर्णन हमने 12 पॉइंटों में कर दिया है। अब आपको एक गृह कार्य में देती हूँ। ये आपका गृह कार्य है कि पाठ्यक्रम संपादन में शिक्षक की भूमिका एवं बाह्य अभिकरण का वर्णन कीजिए। ये आपको गृह कार्य अपनी नोटबुक में उतारना है।